नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा से EAFM सब्जेक्ट में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय आय को सबसे पहले आज़ादी के बाद किस रूप में हमारे देश ने देखा था। तो इसके लिए पढ़ते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन राष्ट्रीय आय है, ये हम जानते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। ठीक है, PC महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद हम परिभाषा पे आते हैं। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा है, 3 प्रकार से इसकी परिभाषा दी जा सकती है। अगर हम पहले प्रकार से इसकी परिभाषा दें तो हम बेस्ट बना सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को। तब इसकी परिभाषा दी जाएगी कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान दीजिए, लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पे अंतिम शब्द का बहुत महत्व है, क्योंकि रॉ मटेरियल से लेकर और जब फिनिश्ड गुड्स यानी निर्मित माल जब बनाया जाता है तो जब लास्ट में प्रोडक्ट बनता है हम उसे शामिल कर रहे हैं। इसके बाद इस परिभाषा को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था की जो उत्पादक इकाइयां हैं उनमें जो वैल्यू एडेड यानी मूल्य वृद्धि होती है उसका अगर हम टोटल लगाएं तो वो भी राष्ट्रीय आय कहला सकता है। तो परिभाषा इस प्रकार से है कि एक वर्ष की अवधि के दौरान एक अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के कुल जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जा सकता है। ये परिभाषा हमने पढ़ी थी वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में। अगर हमसे पूछा जाए कि कारक आय के संदर्भ में राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होगी, तो आपको जवाब देना है कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान प्राप्त कारक या साधन आय, जो कि उनके द्वारा अर्पित कारक सेवाओं का पुरस्कार होता है, कि कुल जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब यहाँ पर हम ना तो ये जानते हैं कि कारक या साधन आय क्या होता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए कि किसी भी उद्योग को, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं। जैसे आप कैपिटल लगा रहे हो, आप मज़दूरों को लगा रहे हो, आप कहीं से उधार लेकर पैसा लगा रहे हो। इन सब चीज़ों को जोड़कर ही कोई बिजनेस चल सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने ज़मीन खरीदी है तो उसके बदले में आपको उस ज़मीन का लगान देना होगा। आपने कहीं से लोन ले रखा है तो उस लोन के बदले में आपको ब्याज देना होगा। आपने मज़दूरों को रख रखा है, उसके बदले में उनको मजदूरी देनी होगी। अगर वर्कर्स हैं तो उनको सैलरी देनी होगी। लेकिन आपका खुद का पैसा अगर बिजनेस में लगा है तो आप अपने आप को प्रॉफिट दोगे, यानी लाभ दोगे। ये सब टोटल मिलकर, यानी लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ, इन सब का टोटल मिलकर कारक सेवाओं का पुरस्कार कहलाता है, जो कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता के बदले में मिलता है। तो अगर इनका टोटल लगाएं तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। परिभाषा हम एक और बना सकते हैं इसकी कि राष्ट्रीय आय लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ का कुल जोड़ है, जो कि एक देश के सामान्य निवासियों को उनकी कारक सेवाओं के बदले पुरस्कार में प्राप्त होता है। ठीक है, अभी तक हम 2 प्रकार से राष्ट्रीय आय की परिभाषा को पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में राष्ट्रीय आय, और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, कारक आय के रूप में राष्ट्रीय आय। लास्ट हम एक तरीके से और राष्ट्रीय आय को गणना कर सकते हैं या उसकी परिभाषा दे सकते हैं, और वो है आय के व्यय, मतलब खर्चा करना। खर्चे के रूप में राष्ट्रीय आय को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो इसकी परिभाषा देखिए कि एक लेखा वर्ष की अवधि में एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए
व्यय का कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कर रहे हैं हम, एक लेखा वर्ष की अवधि ले रहे हैं, उस लेखा वर्ष की अवधि में क्या कर रहे हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो व्यय किया जाता है उसका टोटल कर रहे हैं और उसको ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक और प्रकार से इसी संदर्भ में परिभाषा दी जा सकती है कि एक लेखा वर्ष की अवधि में अंतिम उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय के कुल जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार से मैंने आपको परिभाषा बताई। तीन प्रकार से एक परिभाषा क्यों है, ये हम जब आगे चलकर इनकी अवधारणाएं पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि हम राष्ट्रीय आय को जैसे एक घर का खर्चा मान के चलिए, तो घर के खर्च में हम जो इनकम है उसको ऐसे भी माप सकते हैं कि हमने कितनी वस्तुएं और सेवाएं जो है उस घर में परचेज की गई, या उस घर में कितना हमने कारक आय के रूप में, यानी सैलरी कितना आ रहा है या जो पैसा लगाया है वो उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, और लास्ट में हम कितना खर्चा कर रहे हैं। तो तीनों तरीके से हम उसको माप सकते हैं। बात वही आएगी, नेशनल इनकम वही आएगी। ठीक है, ये तो हमने राष्ट्रीय आय की बात करी। यहाँ पे भी एक परिभाषा लिखी हुई है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि किसी एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय हम कहेंगे। अब आते हैं हम कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की होगी। आपका आंसर होना चाहिए दादा भाई नौरोजी ने। 1868 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, बड़ी फेमस बुक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नाम याद रखना है आपको, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। अगर यही पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना सबसे पहले किसने की थी, तो आपको आंसर दादा भाई नौरोजी नहीं देना है। वैज्ञानिक गणना जब पूछा जाए तो आपको आंसर देना है प्रोफेसर BKRV राव ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और इन्होंने क्या किया था, जो 3 विधियां हैं ना राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि, उन 3 विधियों में से 2 का मिश्रण कर लिया था, यानी उत्पादन गणना प्रणाली और आय गणना प्रणाली। इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने कैलकुलेट किया था नेशनल इनकम को। एक बुक इन्होंने भी लिखी थी जिसमें इन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके बताया था। बुक का नाम आपको याद रखना है, नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो ये दोनों आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि हाँ, अगर ऐसा कोई संगठन है क्या भारत में जो राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करता है, तो आपका जवाब है हाँ। 2 मई 1951 में माफ़ कीजिएगा 2 मई 1951 में एक संगठन बनाया गया था। उस संगठन का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और ये ही भारत में राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करता है, अनुमान लगाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं, हमने शुरू में बात की थी। तो अब उन विधियों को हम नाम जानते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली विधि है उत्पादन गणना विधि, दूसरी विधि है आय गणना विधि, और तीसरी विधि है उपभोग बचत विधि, और जिसको हम व्यय विधि के नाम से भी जानते हैं। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, इन तीनों के अलावा एक विधि को मैंने और शामिल किया है जो बिल्कुल नई विधि मानी गई है राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने की। मोस्टली ये 3 है, लेकिन उस चौथी को भी हम पढ़ेंगे जो नई विधि समझी जाती है। देखिए यहाँ चार्ट से आप समझ सकते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, और फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। उत्पादन गणना प्रणाली को सबसे पहले हम पहला तरीका देखते हैं, उत्पाद विधि यानी उत्पादन गणना प्रणाली। क्या होता है? इस विधि को औद्योगिक उद्गम प्रणाली या सूची गणना भी कहते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं। इस विधि के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसका जो कुल जोड़ होता है उसको हम पहले टोटल लगा लेते हैं। टोटल लगाते समय एक बात ध्यान जरूर रखनी है कि हम किसी भी वस्तु और सेवा को
रिपीट नहीं कर दें, यानी उनको हम डबल बार दोहरी गणना नहीं कर दें। तो इससे हमें बचना है दोहरी गणना विधि से, और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाना है। एक एग्जाम्पल इसका ले लो, जैसे एक टेबल बनाई जा रही है, उस टेबल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगा, लकड़ी, कुछ कीलें, और जो मजदूरी है उस टेबल को बनाने के लिए हमने दी। इन सब फेविकोल वगैरह इन सब से मिलाकर हमने वो टेबल बनाई। अब आप अगर यूँ कह रहे हो कि आपने जो लकड़ी ख़रीदी 500 रुपये की, और जो फेविकोल ख़रीदा 100 रुपये का, जो कील वगैरह उसमें लगाई 100 रुपये की, इस प्रकार से 700 रुपये का अगर आप टोटल लेकर चल रहे हो, तो वो अंतिम वस्तु बनकर तैयार हुई 700 रुपये की, वो ही आपको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा फिर 700 रुपये के बाद आप यूँ नहीं कह सकते कि 200 वापस जोड़ लिया आपने कील और फेविकोल के। इस तरीके का काम हमको नहीं करना है, दोहरी गणना से हमें बचना है। बिल्कुल लास्ट में जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, सर्विस तैयार हो जाती है, उसे ही हम यहाँ शामिल करेंगे। इस विधि में एक कठिनाई है, और वो सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी सही और विस्तृत डाटा जो होते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और ये पता लगाना बहुत कठिन है कि अंतिम वस्तु है या फिर ये मध्यमवर्ती वस्तु है, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए ये विधि टिपिकल समझी जाती है। इसके बाद हम आते हैं आय की गणना प्रणाली पर। आय की गणना प्रणाली दूसरी विधि है। इस प्रणाली के अंतर्गत देश में विभिन्न वर्गों की अर्जित आय को जोड़ लिया जाता है। उत्पत्ति के जो भी साधन हैं उनके द्वारा जो भी शुद्ध आय है उसको हम गणना कर लेते हैं, उनका टोटल लगा लेते हैं। इस प्रणाली में देश के सभी नागरिकों की आय का योग किया जाता है। जैसे मजदूरी को हम शामिल करेंगे, मजदूरों को मजदूरी मिल रही है। कोई व्यक्ति है जो स्वयं नियुक्त है, तो वो अगर बिजनेस कर रहा है तो अपने आप को प्रॉफिट देगा, उस प्रॉफिट को हम शामिल कर लेंगे। कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अंशदान है, उसे शामिल करते हैं। लाभांश, लाभ का अंश जो अंशधारकों को दिया जाता है, उसे हम इसमें शामिल करते हैं। यदि कोई उधार ले रखा है उस पर ब्याज दिया जाए, उस राशि को शामिल करते हैं। अतिरिक्त लाभ जो होता है उसे शामिल करते हैं। लगान, किराया, भूमि के बदले में जो रेंट होता है उसे शामिल करते हैं, जिसे कई लोग लगान कहते हैं, कई लोग किराया, रेंट कहते हैं। सरकारी उद्यमों के जो लाभ होते हैं उसे शामिल करते हैं, और विदेशों से साधनों की जो शुद्ध आय होती है उसे हम इसमें शामिल करते हैं। देखिए, इनकम मेथड में ध्यान से अगर हम देखें तो एक तरफ तो हमने कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, जिसमें वेतन या मजदूरी और प्रत्यक्ष आय नगद भुगतान को शामिल किया। उसमें प्लस हमने क्या किया, परिचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस, किराया, रॉयल्टी, लाभ, इनको जोड़ दिया। और फिर लास्ट में हमने क्या किया, मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम, छोटे व्यापारों से होने वाली आय को इसमें जोड़ा। और इन सब का टोटल मिलकर इनकम मेथड से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देखिए, एक व्यावसायिक फर्म है, वो परिवारों तक तो वस्तु और सेवाओं को पहुंचा रही है। फिर वो परिवार क्या कर रहे हैं, उपभोग करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं व्यावसायिक फर्म पर। हाँ, इन्हीं परिवारों में से कुछ व्यक्ति यहाँ पर मजदूरी करते हैं, या फिर इनको ज़मीन रेंट पर देते हैं, इनको ब्याज पर पैसा देते हैं। तो वो पैसा इन परिवारों तक इस मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में पहुँचता है, क्योंकि ये परिवार श्रम, भूमि और पूंजी और उद्यम जैसे कारक या साधन उपलब्ध करवाते हैं किसी भी व्यावसायिक फर्म को। तो ये पूरा एक चक्र है जो चलता है। लास्ट विधि, जिसे हम उपभोग विधि या व्यय की गणना प्रणाली कहेंगे, इस प्रणाली में हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में होने वाले खर्च के कुल प्रवाह का योग करते हैं।
देखिए टोटल एक्सपेंडिचर में क्या शामिल कर रहे हैं, टोटल पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट वैल्यू में से जब हम इंपोर्ट वैल्यू को घटा देते हैं, जो शुद्ध रूप से हमारा निर्यात होता है उसे हम शामिल करते हैं। हमारे देश में जहाँ पर आयात अधिक होते हैं और निर्यात कम होते हैं, वहाँ पर इसकी स्थिति अलग होती है। इसे शॉर्ट में हम इस तरीके से कह सकते हैं, सी यहाँ पर सबसे पहले वाई किसको बता रहा है, वाई बता रहा है टोटल डिमांड फॉर डोमेस्टिक आउटपुट, जिससे हम जीडीपी की गणना करते हैं, और कंजम्पशन को बता रहा है सी, जो हाउस होल्ड्स यानी परिवार द्वारा खर्च किया जाता है। आई यहाँ पर इंगित कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, जो कि व्यापार गृहों या परिवारों द्वारा निवेश किया जाता है। जी का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस से है, और लास्ट में एन एक्स यानी नेट एक्सपोर्ट से है। शुद्ध निर्यात हम जो करते हैं उसे हम एन एक्स से बताते हैं। नेट फॉरेन डिमांड भी इसे हम कह सकते हैं। इन सब का टोटल मिलाकर हो रहा है जीडीपी। वे विधि का ही ये एक और चित्र है जिसमें व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जिसे हमने जी बोला था पिछले चार्ट में, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और निवल निर्यात यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन सब का टोटल ही व्यय विधि में शामिल होता है। अब मैंने आपसे बात की थी कि वैसे तो 3 विधियां होती हैं, आय व्यय और उत्पाद विधि, लेकिन एक नई विधि है जो राष्ट्रीय आय की गणना में हमने शामिल की है, और उस विधि का नाम है सामाजिक लेखांकन प्रणाली। अब ये विधि क्यों महत्वपूर्ण है? इस विधि के अनुसार संपूर्ण समाज में लेन देन करने वालों को विभिन्न वर्गों में हम बांट सकते हैं। ये वर्ग उत्पादक, व्यापारी, अंतिम उपभोक्ता, इन सब के रूप में हो सकते हैं। इस विधि का प्रतिपादन आर्थिक मंदी के बाद में अनेक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया। 1930 में आई थी तीसा की मंदी, महामंदी जिसे कहते हैं, उसके बाद में इस विधि का प्रयोग किया। ये विधि राष्ट्रीय आय गणना की नवीनतम विधि मानी जाती है। हेरल्ड ईडी एवं एलन पी कॉक के अनुसार सामाजिक लेखांकन मनुष्यों तथा मानवीय संस्थाओं को भली भांति समझने में सहायक होता है। इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण ही नहीं किया जाता, बल्कि अर्थतंत्र के संचालन की जांच में एकत्रित सूचना के प्रयोग का भी समावेश किया जाता है। तो ये सामाजिक लेखांकन प्रणाली है। लास्ट में हम देखते हैं जो हमारी 3 महत्वपूर्ण विधियां थी, एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्शन, व्यय विधि, आय विधि और उत्पाद विधि। इनको हम एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो व्यय विधि है उसमें हमने किस किस को शामिल किया था, सी, आई, जी और नेट एक्सपोर्ट। सी से मतलब था कंजम्पशन, आई से मतलब था इन्वेस्टमेंट, जी से मतलब था गवर्नमेंट द्वारा जो परचेज किया जाता है गुड्स एंड सर्विस का, नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को घटा देते हैं, शुद्ध रूप से क्या निर्यात कर रहे हैं, जो भारत में माइनस में आता है ज़्यादातर। इनकम मेथड में हम वेजेस को, जो मज़दूरों को मजदूरी दी जाती है, रेंटल रेट ऑन कैपिटल को, ब्याज को और फर्म के प्रॉफिट को और लगान वगैरह को हम शामिल करते हैं इनकम मेथड में। और प्रोडक्शन मेथड में फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, यानी अंतिम रूप से जो वस्तु बनकर तैयार होती है उसका फाइनल वैल्यू क्या है और सर्विस का फाइनल वैल्यू क्या है, इसमें हम जोड़ते हैं। इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम इसमें घटा देते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यहाँ पर जो 3 विधियाँ हैं, क्या इन तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो राष्ट्रीय आय अलग अलग ज्ञात होगी क्या? आपका जवाब है नहीं, तीनों ही विधियों से राष्ट्रीय आय एक ही ज्ञात होगी। ये इन तीनों विधियों की खासियत है। यानी आप तीनों में से कोई सी भी विधि का प्रयोग करें,
राष्ट्रीय आय आपको एक ही प्राप्त होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम व्यय दृष्टिकोण और आय दृष्टिकोण के बीच में एक अंतर कर लेते हैं कि व्यय दृष्टिकोण में हमने परिवारों द्वारा उपभोग पर जो खर्च किया गया था उसको शामिल किया, सरकार द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं को, जिसको हमने जी शॉर्ट में इंग्लिश का कैपिटल लेटर जी से इंगित किया था, व्यवसायों द्वारा निवेश पर किए गए व्यय, हाउस होल्ड भी कर सकते हैं, उसको हमने आई यानी इन्वेस्टमेंट से इंगित किया था, और लास्ट में विदेशियों द्वारा किए गए निवल व्यय अर्थात निवल निर्यात को हमने शामिल किया, एक्स माइनस एम शुद्ध निर्यात। इससे जो जीडीपी की गणना होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए आय दृष्टिकोण में। तो आय दृष्टिकोण में मजदूरों को मजदूरी, जितने भी कारक साधन हैं उनको उनका रिटर्न जो मिल रहा है, मजदूरों को मजदूरी, किराया भूमि को, पूंजी पर ब्याज, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस का मालिक है, पैसा लगा रहा है, उसको लाभ प्रॉफिट, इनडायरेक्ट टैक्स को हम इसमें शामिल करेंगे और पूंजी का जो मूल्यह्रास है उसमें शामिल करेंगे। इन दोनों ही प्रकार से जीडीपी की गणना जब हम करते हैं तो बराबर आती है, कोई भी अंतर नहीं आता है। अगला जो पार्ट होगा इसी नेशनल इनकम का, अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बता दूं कि हम जीडीपी की गणना करना सीखेंगे, जीएनपी की गणना करना सीखेंगे, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे क्या होती है और एनएनपी मार्केट प्राइस पे क्या होती है, पीआई पर्सनल इनकम और डीपी, इन सब की हम गणना करना सीखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।